नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जीएसटी में पंजीयन चैप्टर में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं पंजीयन की समय सीमा। स्क्रीन पर महत्वपूर्ण बिंदु मिल रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं मेन टॉपिक, और उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। कहा गया है पंजीयन की समय सीमा में किसी व्यक्ति के किसी राज्य या संघ प्रदेश में पंजीयन के लिए दायी होने की तिथि 30 दिन के अंदर संबंधित राज्यों एवं संघ प्रदेशों में पंजीयन कराना अनिवार्य है। आपको समझदारी से काम लेना है। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। कहा गया है किसी व्यक्ति हो या कोई राज्य हो या कोई संघ प्रदेश हो, पंजीयन के लिए अगर वह दायी है, पंजीयन के अंतर्गत वह आता है, तो 30 दिन के अंदर उसे चाहे संघ प्रदेश हो चाहे राज्य हो, पंजीकरण करा लेना जरूरी है। आगे है आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति तथा अनिवासी करयोग्य व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रारंभ की तिथि से न्यूनतम 5 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। आपको ध्यान देना है, जैसे आकस्मिक कोई करयोग्य व्यक्ति हो, आकस्मिक कोई व्यवसाय का शुभारंभ किया जाए, कोई अनिवासी व्यक्ति हो जो जीएसटी के दायरे में करयोग्य की क्षमता के अंदर आता है, तो उसे पंजीकरण 5 दिन पूर्व आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, व्यवसाय प्रारंभ करने से 5 दिन पहले। जैसे आज व्यवसाय कर रहे हैं तो 5 दिन पहले आप जीएसटी का आवेदन कर दें। आगे है पंजीयन के लिए आवेदन की समय सीमा में आप देख सकते हैं पहले दिया गया है सामान्यता या प्रायः। उसके अंतर्गत पंजीयन दायी की तिथि से 30 दिन के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं आकस्मिक करदाता अनिवासी करदाता की स्थिति में 5 दिन पूर्व। ध्यान दीजिएगा, पंजीयन की समय सीमा में क्या कहा गया है, सामान्यतः पंजीयन दायी की तिथि से 30 दिन अंदर। उसके बाद आकस्मिक करदाता अनिवासी करदाता की स्थिति में, मतलब जो आकस्मिक करदाता बन जाए या अनिवासी करदाता बन जाए, अनिवासी मतलब जो भारत का निवासी ना हो, तो 5 दिन के पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको आगे ध्यान देना है सकल आवर्त की गणना में। ध्यान देना है सकल आवर्त की गणना कैसे की जाएगी। आवर्त मतलब होता है टर्नओवर, जिस टर्नओवर के बेस पे पंजीकरण कराया जाता है। पहले दिया गया है ऐसे व्यक्ति का जो एक ही पैन के अधीन है, ऐसे व्यक्ति का जो एक ही पैन नंबर के अधीन है, अखिल भारतीय स्तर पर सकल आवर्त की गणना निम्नांकित पूर्तियों का योग होता है। जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर मतलब लेन देन होगा, क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा लेन देन में। पहला, सभी करयोग्य बाह्य पूर्तियां समान पैन आधारित सभी शाखाओं का आवर्त, मतलब जिस पैन पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस पर जितना लेन देन होता है सभी शाखाओं का। कर मुक्त पूर्तियां, जिसमें गैर कर योग्य पूर्तियां भी शामिल है। कर मुक्त को भी शामिल किया जाएगा, चाहे उस पर टैक्स लगता हो या ना लगता हो। ठीक है भाई, कुछ सेवाएं होती हैं, कुछ माल ऐसे होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, तब भी उस पर शामिल किया जाएगा। अगला है माल व सेवाओं का निर्यात जो किया जा रहा है। जय माल का निर्यात मतलब भेजना, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, निर्यात जो किया जा रहा है। आगे है स्वयं के खाते में सभी प्रधान के लिए की गई पूर्तियां, अंतर्राज्यीय पूर्तियां। ठीक है, इन सबको शामिल किया जाएगा। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि प्रधान पूर्ति वह माना जाता है जिन्हें जॉब वर्कर के सकल आवर्त में शामिल नहीं किया जाता। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी इसमें से घटाए भी जाते हैं।
इसमें से भाई टर्नओवर में घटाया भी जाता है कुछ, इन सबको योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। उसके बाद जीएसटी विधान के अधीन कर, प्रतिलोमी प्रभार, इन सबको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये आपका दूसरा टॉपिक सकल आवर्त की गणना समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको आगे ध्यान देना है, पंजीयन के लिए आधार सीमा लागू नहीं है। मतलब कि कौन सी आधार सीमा है जो पंजीयन के लिए लागू नहीं होती है। तो इसमें कहा गया है निम्नांकित व्यक्तियों के लिए पंजीयन की आधार सीमा लागू नहीं है, अर्थात बिना आधार सीमा राशि पर विचार किए इन्हें पंजीयन कराना आवश्यक होता है। जहाँ पर कोई आधार सीमा लागू नहीं होती है, कोई लिमिट लागू नहीं होती है, जैसे पहला दूसरा करके लिखना है। अंतर्राज्यीय कर योग्य पूर्तिकर्ता, मतलब अंतर्राज्यीय का मतलब राज्यों के अंदर। आकस्मिक करदाता द्वारा कर योग्य पूर्तियाँ, प्रतिलोमी प्रभार के अधीन करदाता, अनिवासी करदाता द्वारा कर योग्य पूर्तियाँ, टीडीएस, टीटीएस, टीसीएस के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पंजीकृत हो अथवा ना हो। उसके बाद अन्य कर योग्य व्यक्तियों के लिए कर योग्य माल, सेवाओं के लिए पूर्तिकर्ता, चाहे पंजीकृत हो अथवा ना हो। इनपुट सेवा वितरक, चाहे पंजीकृत हो या ना हो। प्रत्येक ई कॉमर्स ऑपरेटर अथवा ऑनलाइन पूर्तिकर्ता। उसके बाद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस भारत में पूर्तिकर्ता। जीएसटी परिषद अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति या वर्ग, ये सब पंजीयन के लिए यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं लागू होती, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, माना गया पंजीयन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पंजीयन, डिमांड रजिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है, माना गया पंजीयन किसे कहा जाता है। सीजीएसटी एक्ट की धारा 25A के अनुसार कहा गया है व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी नंबर स्वीकृत की जाएगी। जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर रजिस्टर की जाएगी, जिसके आधार पर निश्चित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा सके, जैसे कि अधिसूचित पूर्तियों पर जीएसटी की वापसी। ऐसा प्रत्येक अपेक्षित व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली अपना आवेदन प्रारूप जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 में प्रस्तुत कर सकता है। इसको पंजीयन के समकक्ष माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, माना गया पंजीयन पहले समझ लीजिए, मैंने पढ़ तो दिया। विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसमें आपको ध्यान देना है, विशिष्ट पहचान संख्या में कहा गया है यूएनओ की विशिष्ट एजेंसियां, जैसे संयुक्त राष्ट्र पूर्वाधिकार एवं छूट अधिनियम 1947, विदेशी दूतावास, कंसल्टेंट्स, मतलब कि इन्हें मान लिया जाता है कि ये लोग पंजीकृत हैं। आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई व्यक्ति कर दिया जाए किसी वर्ग को, आयुक्त जो कर दे, जीएसटी आयुक्त जो कर दे, जीएसटी कमिश्नर जो सूचित कर दे कि इसे माना हुआ, क्या मान लिया जाएगा, माना हुआ पंजीयन। उसके बाद पंजीयन अथवा यूआईएन की एसजीएसटी या यूजीएसटी के अधीन स्वीकृत को सीजीएसटी एक्ट के अधीन पंजीयन अथवा यूआईएन की भी स्वीकृत माना जाएगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा, इतने टॉपिक आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, माना गया पंजीयन। उसके बाद आपको समझना है ऐच्छिक पंजीयन किसे कहा जाता है। ऐच्छिक पंजीयन कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो अनिवार्य पंजीयन के लिए दायी नहीं है, अपने आप करवा ले, मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है कि पंजीयन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो करा ले। पंजीकृत व्यक्ति पर जीएसटी विधान के सभी प्रावधान ऐसी व्यक्ति पर पंजीयन पश्चात प्रभावी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जो अनिवार्य पंजीयन के लिए दायी नहीं है, ऐच्छिक पंजीयन करा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति पर लागू जीएसटी सभी नियम वही लागू होंगे जो पहले लागू होते हैं।
समुचित अधिकारी, दूसरा देखिए, समुचित अधिकारी ऐसे करयोग्य व्यक्ति का पंजीयन निर्धारित विधि से निरस्त कर सकता है जिसने ऐच्छिक पंजीयन प्राप्त किया है, 6 माह के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकता। समुचित अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करयोग्य व्यक्ति का पंजीयन निरस्त कर सकता है जिसने ऐच्छिक पंजीयन, 6 माह के अंदर वो व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकता है वो। फिर उसके बाद दिया गया है तीसरा, अब किसी व्यक्ति द्वारा ऐच्छिक पंजीयन प्राप्ति के 1 वर्ष के अंदर दिया गया कोई निरस्तीकरण आवेदन भी विचारणीय होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐच्छिक पंजीयन 1 वर्ष के अंतर्गत दिया गया है, उसका कोई निरस्तीकरण अगर उसका निरस्त करना है तो उस पर विचारणीय होगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगे है, पहले ऐच्छिक पंजीयन की स्थिति में 1 वर्ष से पूर्व पंजीयन के निरस्तीकरण आवेदन करदाता द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो यही है ऐच्छिक पंजीयन, मतलब जो अपनी सुविधा के अनुसार करवा ले, जो जरूरी ना हो, यही सब आपको लिख देना है और ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करनी है। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं विभाग द्वारा पंजीयन। समझ रहे हैं, विभाग द्वारा पंजीयन किसे कहा जाता है? जब विभाग खुद पंजीयन कर दे, खुद रजिस्ट्रेशन कर दे, तो उसे बोला जाता है विभाग द्वारा पंजीयन। जैसे कहा गया है पंजीयन के लिए दायी व्यक्ति यदि पंजीयन प्राप्ति में असफल रहता है, पंजीयन के लिए जो दायी है पंजीयन प्राप्ति में यदि असफल रहता है, समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, जो पंजीयन के लिए असफल रहता है कोई व्यक्ति कि वो नहीं करा पाया किसी कारण से, भाग दौड़ के कारण, दिक्कतों के कारण, तो विभाग खुद पंजीयन कर देता है। विभाग में जाएंगे तो, या विभाग जब जांच पड़ताल करेगा तो खुद पंजीयन कर सकता है। यदि किसी सर्वे, निरीक्षण, पूछताछ, अनुसंधान के दौरान समुचित अधिकारी को यह पता लग जाता है कि पंजीयन के लिए दायी व्यक्ति पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, ऐसा कोई अधिकारी अस्थायी पंजीयन के आधार पर आदेश जारी कर सकता है। उसका आदेश जब जारी कर सकता है, मतलब किसी कारण से नहीं कर पाया है, तो इसे विभाग द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर कहा गया है निरीक्षण करेगा, पूछताछ करेगा, रिसर्च करेगा, कितने लोगों ने ऐसे हैं जो पंजीयन नहीं कराए हैं। ठीक है, सब पूरी जीएसटी कमेटी है, सब लगातार जांच पड़ताल करती रहती है, पूरा ट्रांजैक्शन देखती रहती है इधर उधर। तीसरा नंबर कहता है प्रत्येक व्यक्ति जिसको अस्थायी पंजीयन स्वीकृत किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जिसको अस्थायी पंजीयन स्वीकृत किया गया है, ऐसे पंजीयन स्वीकृत तिथि से 90 दिन के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जिसको अस्थायी, मतलब कि विभाग की ओर से या वैसे अस्थायी दे दिया गया, उसको अस्थायी पंजीयन दे दिया गया, सर्वे पूछताछ के आधार पे पीछे जो दिया गया है, तो उसे क्या होगा, पंजीयन जिस दिन स्वीकृत हो गया 90 दिन के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन देगा। मतलब कि जैसे सर्वे वगैरह करते हैं तो पंजीयन ऑटोमेटिक कर देते हैं, अस्थायी होता है वो, 90 दिन छूट मिल जाती है, 90 दिन के अंदर कराना पड़ता है, आवेदन कराना पड़ता है। उसके बाद चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, सामान्य स्थिति में लागू पंजीयन प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं निर्गमन संबंधी प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे। यथास्थिति क्या होंगे, लागू हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, इतना आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, इसको आप लिख लेंगे।